हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक देखेंगे, द बिरसा मुंडा मूवमेंट। ये टॉपिक देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, बट जब अगर हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो ये अच्छों अच्छों का पसीना छुड़ा देता है। इंटरव्यू अपेयर कैंडिडेट्स जो है इन क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए आइए एक एक करके पीवाईक्यूज देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मुंडा मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदार मूवमेंट, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ बिरसा मूवमेंट। बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। ये हमारा 6 जेपीएससी का क्वेश्चन है और यहां से जो हमारा कीवर्ड्स निकल रहा है, सरदार मूवमेंट और इफेक्ट्स ऑफ बिरसा मूवमेंट। दूसरा क्वेश्चन जो कि 7 जेपीएससी में पूछा गया है, आफ्टर बिरसा मुंडाज मूवमेंट द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल्स ऑफ झारखंड गेव अप इट्स militant and violent methodology and took constitutional and peaceful cause. How far do you agree with this statement? अब यहां पे देखिए जो कीवर्ड्स है हमारा वो है आफ्टर बिरसा मुंडा मूवमेंट, मिलिटेंट एंड वायलेंट मेथोडोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल कॉज। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, assess the agrarian and political content of the मुंडा रिबेलियन लेड बाय बिरसा मुंडा। यहां पे जो हमारा कीवर्ड निकल रहा है पॉलिटिकल कंटेंट और एग्रेरियन कंटेंट। जो हमारा 11 जेपीएससी जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है, द ट्राइबल रिवोल्ट लेड बाय बिरसा मुंडा एक्सप्रेस द एंजाइटीज ऑफ द पीजेंट्स इन रिलीजियस आइटम्स। यहां कीवर्ड क्या निकल रहा है, एंजाइटीज ऑफ द पीजेंट्स इन रिलीजियस आइटम्स। अगर हम इन क्वेश्चंस को गौर से देखेंगे तो हमारा जो कीवर्ड्स जो कंबाइंड कलेक्टिवली जो निकल के आ रहा है वो क्या है, एग्रेरियन, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सरदार मूवमेंट। इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिरसा मूवमेंट। अब इन्हीं को अगर आप कंबाइन कर दीजिएगा, ये तीन रीजन, ये तीन डोमेन को अगर आप कंबाइन कर दीजिएगा तो इसी को नेक्स्ट एग्जाम में सोशियो इकोनॉमिक के भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। हमें एक स्टेप अहेड चलना होगा एग्जामिनर से। क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करे, ये पढ़ने के बाद आज आप बिरसा मुंडा मूवमेंट का कोई भी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर कर दोगे। सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन से समझते हैं बिरसा मुंडा मूवमेंट का। जो बिरसा मुंडा मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसके कारण को हम समझते हैं टाइमलाइन के थ्रू। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी इंडिया ट्रेड करने के लिए। 1757 के बैटल ऑफ पलासी के युद्ध में और बैटल ऑफ बक्सर 1764, इनसे ईआईसी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ इंडिया में। ठीक है, ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग बॉडी जो है वो ये दोनों वॉर के थ्रू अपना जो है इंडिया में एक साम्राज्य स्थापित करती है। अब जब साम्राज्य स्थापित कर दी ईआईसी ने तो उन्हें रेवेन्यू की जरूरत हुई, तो रेवेन्यू के लिए इन्होंने निकाला परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम, जो कि 1793 में आया। इसका पर्पस क्या था, रेवेन्यू जनरेशन के लिए।
यही परमानेंट सेटलमेंट जो है फूट कट्टीदारी सिस्टम वो आगे चल के रिप्लेस करती है। चार्टर एक्ट ऑफ 1830, इसके द्वारा एक प्रोविजन आया था कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है यहाँ पे इंडिया में आके वो अपना कामकाज जो है वो आगे अपना बढ़ा सकते हैं। 1853 में इंडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज आया और उसके बाद आप देखिएगा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 आया। ये किस लिए आया? टू प्रोवाइड टिम्बर फॉर रेलवेज। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 में रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, तीन टाइप के कैटेगरी में बांटा गया। ये सरदार मूवमेंट जो है यहाँ पे आपका लेट 1850s में स्टार्ट हुआ और एंड हुआ अर्ली 1890s में। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ 1895 से 1900 के बीच में। CNT एक्ट आया 1908 में। ये बिरसा मुंडा मूवमेंट का एक मेजर आपका इफेक्ट था। उसके बाद फिर ताना भगत मूवमेंट जो है वो 1940 में शुरू हुआ, 1940 से 1920 तक चला। अब ये जो टाइमलाइन मैं जो आपको समझा रहा हूं इसमें आप देखिए, यहीं से हमें पता चलेगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो मुंडा कम्युनिटी थी, उसमें रिसेंटमेंट क्यों आया। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को रिप्लेस कर दिया, सॉरी, खूट कट्टीदारी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया परमानेंट सेटलमेंट से। अब इससे हुआ क्या, हमें यह समझना है। सबसे पहले तो हम समझेंगे खूट कट्टीदारी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, खूट कट्टीदारी सिस्टम होता है जब मुंडा आए थे छोटा नागपुर रीजन में, तो यहां पे उनका जो क्लैन था वो जिस भी फील्ड को उन्होंने सफाई किया और खेती के लायक बनाया, उसके ऊपर, उस जमीन के ऊपर इस क्लैन का राइट हो गया। यही था खूट कट्टीदारी सिस्टम। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है ये समझते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में EIC ने ऐसा प्रोविजन लाया कि इन्होंने सबसे ऊपर एक जमींदार को रख दिया, जमींदार या लैंडलॉर्ड। इनको इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बना दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ये जमींदार ये क्या करते थे, जो टेनेंट्स थे उनको दे देते थे जमीन, और जमीन ये टेनेंट्स जो थे ये खेती करते थे, और जो भी EIC ने जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया था इनसे, ये जमींदार जो है ये इनसे लेते थे, टेनेंट से, और जमींदार जो है वो वापस से EIC को करते थे, EIC को वापस देते थे। यहाँ पे टेनेंट्स का कोई रोल नहीं रह गया था। बेसिकली ये लैंडलेस हो गए। अब ये फॉरेस्ट एक्ट के आने से क्या हुआ, जो ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि मुंडा कम्युनिटी यहाँ पे जो जिसकी बात हो रही है, उनका जो कलेक्टिव राइट्स था फॉरेस्ट के ऊपर, जिससे वो फूड,
फीड और फ्यूल लेते थे, इनके ऊपर रोक लग गया। अब आप देखो कि जो भी पॉलिसीज लाई वो कैसे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं मुंडा कम्युनिटी को। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। ये जो बिरसा मूवमेंट का जो स्टार्टिंग फेज है वो 1895 से 1900, ये बेसिकली दो फेज में है, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, दिकूज। दिकूज क्या है पहले हम ये समझते हैं। दिकूज वो बोलते थे लैंड लॉर्ड्स को, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, जो बाहर से आके इनको इनके ही जमीन से एविक्ट कर दिए, निकाल दिए, उनको ये लोग दिकूज बोलते थे। यहाँ पे वही बताया गया है कि परमानेंट सेटलमेंट के आने से पहले उनका अपना खुदकट्टी सिस्टम चलता था, जो कि परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि इनको अपने लैंड से बेदखल होना पड़ा। इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन हो गया, मतलब कि पैसों का जो है बोलबाला बढ़ गया, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गया। उससे क्या हो गया कि ट्राइबल्स को जो है वो कैश कहाँ से लेना पड़ता था? मनी लेंडर्स से। अब मनी लेंडर्स क्या करते थे? ये इंटरेस्ट इतना ज्यादा चार्ज करते थे कि ये इंटरेस्ट में ही फंस के रह जाते थे। इससे हुआ क्या? एक वीसीएस साइकिल डेवलप हुआ जो मुंडा कम्युनिटी को और गरीबी की ओर ले गई। अब आप यहां पे देखिए, इनका जो सिस्टम था, सोशल सिस्टम था ट्राइबल्स का, कि इनको पहले अगर कोई दिक्कत होती थी तो ये अपने हेड के पास जाते थे क्लैन काउंसिल में। इनका एक क्लैन काउंसिल होता था जहां पे इनको कोई भी परेशानी होती थी तो वो इसके पास जाते थे और अपने प्रॉब्लम्स बताते थे, और यहां इनका जो भी सॉल्यूशन निकलता था वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ईआईसी जब आई तो ऐसा मतलब सिस्टम सेटअप कर दी कि ये क्लैन काउंसिल की जो जगह है ये मॉडर्न कोर्ट्स ने ले लिया। मॉडर्न कोर्ट्स, यहां जो काम इनका फ्री में होता था, यहीं पे इनको लीगल में जाने के लिए पैसों की जरूरत होने लगी। पैसा लिया जाता था, बट फिर भी ये कोर्ट्स जो थे ये जमींदार के ही फेवर में डिसीजन देते थे। इनका पैसा भी बर्बाद होता था और ये केस भी नहीं जीतते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
सरदारी मूवमेंट में इनके जो लीडर्स थे, इनको लगा कि जो कोर्ट्स है इनको रिलीफ प्रोवाइड करेगी और जमींदार से खिलाफ एक्शन लेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लोग केस हार गए, इनका सारा पैसा बर्बाद हुआ और कुछ आउटकम भी इनको नहीं मिला। चलिए, अब बिरसा मुंडा मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सरदारी मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ सरदारी इन्फ्लुएंस ऑफ द सरदारी मूवमेंट ऑन द बिरसा मूवमेंट, शेयर ग्रीवांसेस। ये दोनों मूवमेंट्स, जो सरदारी मूवमेंट और बिरसा मूवमेंट जो है, ये दोनों मूवमेंट के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है जिसके वजह से ये दोनों मूवमेंट्स ने जन्म लिया, दोनों का सेम है। क्या है? लॉस ऑफ लैंड, एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स। Movement inherited the anger and resentment that had been simmering within the tribal communities for decades. यहाँ पे वही बात बताया गया जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, इनको अपने लैंड से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, दूसरा, फॉरेस्ट के ऊपर जो इनका अधिकार था वो इनसे छीन लिया गया, फॉरेस्ट एक्ट लाके यहाँ परमानेंट सेटलमेंट। सरदारी मूवमेंट जब चल रहा था, इन्होंने एक अपना नेटवर्क तैयार किया था ट्राइबल लीडर और एक्टिविस्ट का, छोटा नागपुर रीजन में, जिसके वजह से ये मूवमेंट जो है सरवाइव कर रहा था। अब आगे चल के बिरसा मुंडा मूवमेंट में इसी ट्राइबल नेटवर्क का यूज किया जाता है और मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन। सरदारी मूवमेंट में जो भी हुआ उसने लोगों को अवेयर किया। अवेयर किया अपने राइट्स के बारे में। लेसन्स लर्न। सरदार या सरदारी मूवमेंट में जो मेथड्स जो अडॉप्ट किए गए थे अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, या कोर्ट्स आप कह ले पहुंचाने के लिए, वो क्या थे? पिटिशंस और प्रेयर्स। सेम लाइक मॉडरेट्स। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये मॉडर्न इंडिया में हमें पढ़ना है, तो इनका सेम मेथड था। ठीक है, अब इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं निकला। ठीक है, तो जब बिरसा मुंडा मूवमेंट हुआ तो ये जो मेथड जो काम नहीं किया, इनसे इन्होंने सीख लिया और इन्होंने मोर रेडिकल मेथड्स अपनाया। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का, या यू कह लो आर्म्ड रिबेलियन।
कुछ मामलों में बिरसा मूवमेंट जो है वो सरदारी मूवमेंट से डिफर भी करता था। वो क्या है? पहला देखिए, रिलीजियस डायमेंशन। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो था वो एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस डायमेंशन को जो है वो अपनाता है। ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा मूवमेंट का हम लोग रिलीजियस एस्पेक्ट देख लेते हैं। मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है बिलीव इन वन गॉड। मुंडा कम्युनिटी में विच प्रैक्टिसिंग का बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है। और वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल ये सब में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और उनको भगवान भी मानते थे। बिरसा मुंडा ने कहा ये सब आप छोड़िए और एक गॉड में विश्वास कीजिए। उस गॉड को उन्होंने बोला सिंह बोंगा। सिंह मतलब सन यानी कि सूर्य, बोंगा मतलब गॉड या डिटी, मतलब कि हो गया सन गॉड। इन्होंने बोला सूर्य देवता को जो है आप अपने उसको अपने कम्युनिटी के गॉड के रूप में मानिए। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, प्यूरिफिकेशन कोड। प्यूरिफिकेशन कोड मतलब जो लिक्वर यानी कि हड़िया इनमें चलता था, अभी भी चलता है, इसको इन्होंने गलत बताया। इसको कंज्यूम करने से जो है रोका। ठीक है। काव यानी कि गाय, गाय के मीट को खाने के लिए इन्होंने बोल मना किया। ठीक है। ये हो गया प्यूरिफिकेशन कोड। ये है हमारे बिरसा मुंडा मूवमेंट के रिलीजियस एक्सपेक्ट, जो कि सरदारी मूवमेंट में मिसिंग था। पॉलिटिकल गोल्स। सरदारी मूवमेंट जो था वो प्राइमरली फोकस था लैंड राइट्स पे। बट बिरसा मुंडा ने इस मूवमेंट में लैंड राइट से आगे बढ़ के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात की। ठीक है। वो अपना एक मुंडा राज इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस।
अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि सरदारी मूवमेंट में जो मेथड्स अडॉप्टेड हुए थे वो थे पिटिशंस और प्रेयर्स। बिरसा मुंडा मूवमेंट में ये चेंज हो जाता है और आर्म्ड रिबेलियन होता है। लीडरशिप, सरदारी मूवमेंट में कलेक्टिव लीडरशिप था। कोई एक डेफिनेट लीडर नहीं था, डिफरेंट समय पर डिफरेंट लीडर्स आए, जिसमें एक जो फेमस नाम है जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, इनका भी नाम जो है वो सरदारी मूवमेंट से एसोसिएटेड है। और आगे चल के हम देखेंगे कि ये CNT एक्ट को, जो कि 15 नवंबर 1908 में लागू होता है, उसमें वो ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नक्सल में देख लेते हैं सरदारी और बिरसा मूवमेंट का कंपैरिजन। सरदारी मूवमेंट में रिलीजियस डायमेंशन का एब्सेंस था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलीजियस डायमेंशन था। सरदारी मूवमेंट में फोकस ऑन लैंड राइट्स था, यहाँ पे आपका न सिर्फ लैंड राइट्स बल्कि पॉलिटिकल गोल्स पे भी था, या यूं कह ले तो रिलीजियस भी इसमें इंक्लूडेड था। लेस कन्फ्रंटेशन मेथड्स, प्रेयर्स एंड पिटिशंस, यहाँ मोर कन्फ्रंटेशन मेथड्स, आर्म्ड स्ट्रगल। ग्रुप लीडरशिप, यहाँ वन एंड ओनली बिरसा मुंडा का लीडरशिप था। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया किस हद तक इन्फ्लुएंस था या इन्फ्लुएंस नहीं था बिरसा मूवमेंट सरदारी मूवमेंट से। ठीक है, ये 6th JPSC का क्वेश्चन है और यहां पे आपको इसका आंसर मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या था। जन्म इनका हुआ था 1874 या 1875 कुमार सुरेश सिंह के हिसाब से। ठीक है, खूंटी में इनका जन्म हुआ था। खूंटी के, मॉडर्न डे खूंटी जो उस समय तो वो रांची एरिया ही कहलाता था, उलीहातू विलेज में। ठीक है, गरीब किसान से बिलोंग करते थे, सॉरी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने मिशनरी से पढ़ाई की थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्न एजुकेशन लिए हुए थे और उसमें बिलीव भी करते थे। स्टार्टिंग में जब ये मिशनरी में पढ़ाई कर रहे थे तो मिशनरी से ये इन्फ्लुएंस थे।
लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि मिशनरी जो है इनका भी रोल है मुंडा राइट्स के सप्रेशन में, तो ये मिशनरी का विरोध करने लगे खुल के, ठीक है। और इसी वजह से इनको जो है स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में ये टच में आते हैं इनके पॉलिटिकल गुरु, जिसको हम बोल सकते हैं आनंद पांडे नाम के एक आदमी से। इनके अंडर में ये एज एग्रीकल्चरल लेबरर काम किए हुए रहते हैं, ठीक है। जब इनके अंडर में थे तो इन्हीं के पास कुछ किताबें थी जो वो फ्री टाइम में पढ़ते थे। और किस टॉपिक्स पे किताबें पढ़ते थे? तो हर्बल मेडिसिन्स, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया, आनंद पांडे से इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। बिरसा मुंडा adopted the sacred thread, wore sandal mark and advocated prohibition of cow slaughter। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये सब आपके रिलीजियस इसमें आ जाएंगे, जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो पूछा जाते रहा है, ठीक है। He declared himself as a god और भगवान। He preached his religion among Mundas। Thousands of Mundas became his followers who came to be known as Birsites। मुंडा के फॉलोअर्स, बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स को बिरसाइट्स कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए, ये तो था कुछ बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बेसिक बातें, ठीक है। अब मूवमेंट के प्रोग्रेस को हम लोग देख लेते हैं। द बिरसा मूवमेंट हैड द सेम बैकग्राउंड एज द सरदार मूवमेंट, अभी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा वाज टू अटेन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ये जो बार बार आप देख रहे हैं, ये जो टर्म आ रहा है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ठीक है, एग्रीकल्चरल, इसी टर्म पे आसपास जो है जेपीएससी आप लोगों के साथ खेल रहा है और वो बार बार क्वेश्चन को मोल्ड कर रहा है। अब आप लोग आश्चर्यचकित नहीं हो जाइएगा यदि अगर सोशियो इकोनॉमिक ये सब को रिप्लेस करके एक ब्रॉडर टर्म में ये सोशियो इकोनॉमिक करके आपसे नेक्स्ट जेपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया तो, ठीक है। He announced the establishment of the Birsa Raj, in which nobody but only Birsa could be obeyed। He exhorted the Mundas not to pay rent, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में जब बिरसा मुंडा मूवमेंट हुआ था, यानी कि 1895 में, ठीक है, इन्होंने बोला आपको रेंट पे नहीं करना है, ठीक है। अब ये बात जो है जमींदारों को पसंद नहीं आई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जमींदार गए ईआईसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास बिरसा मुंडा का कंप्लेन करने के लिए। बिरसा मुंडा का कंप्लेन होने के बाद ईआईसी क्या करती है, एक एक्शन लेती है और 22 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को 2.5 साल की सजा होती है, ठीक है। अब बिरसा मुंडा का अरेस्ट हुआ तो लोगों में जो है, ट्राइबल्स में जो है वो गुस्सा बढ़ गया, ठीक है, राइट्स होने लगे। ये हॉफमैन साहब जो है ये लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द एलियंस आउटसाइड रांची वुड हैव सर्टेनली बीन मैसेकर्ड
had the government not moved promptly. एलियंस इन्होंने कहा है, जो मिशनरीज, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स या जो भी ऑफिशियल्स जो ईआईसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही समय पे कदम नहीं उठाती तो शायद बहुत से एलियंस का कत्लेआम हो जाता, ठीक है। कुमार सुरेश सिंह जो है, जो फर्स्ट फेज जो मूवमेंट है उसके बारे में बताते हैं। द मूवमेंट ऑफ 1895 was an unfinished story. It was not a rising but the beginning of a widespread movement. कुमार सुरेश सिंह जो हैं वो बोलते हैं ये 1895 का जो मूवमेंट था ये कोई अनफिनिश्ड स्टोरी नहीं था। इनफैक्ट ये क्या था, एक लार्जर रिवोल्ट का आने का संदेश दे रहा था। देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जैसे इकोनॉमिक्स के आंसर जब आप लिखते हैं तो वहां पे अगर आप डेटा कोट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। उसी तरह मेरा मानना है अगर हिस्ट्री के आंसर आप लिख रहे हैं और अगर आप हिस्टोरियन को कोट नहीं कर रहे हैं तो नंबर मिलना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जनरलिस्टिक आंसर हो जाता है। अगर आप किसी हिस्टोरियन को कोट करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि ठीक है आपके पास नॉलेज है, आप थोड़ा डेप्थ में पढ़े हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो 2.5 साल का जो इनको सजा होता है, ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया का 75th बर्थडे जो होता है, ठीक है, या एनिवर्सरी बोल लीजिए, इसके खुशी में 2.5 साल से इनकी सजा रिड्यूस होके 2 साल हो जाती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी है जेपीएससी ने। 7 जेपीएससी में आप जाके देख लीजिएगा, मेंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जहां हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपसे ये चीज पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये जेल से छूट गए, अब जब ये जेल से छूट गए तो फिर जब वापस आए तो इनका जो प्लेस था, मतलब कि इन्होंने जो जगह बनाई थी मुंडा कम्युनिटी में, ये थोड़ी डाउन पोजीशन पे आ गई थी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इनके जो गांव है, इनके गांव में अचानक से स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है ये ब्रोक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बिरसा मुंडा जो है वो दिन रात जो है अपने कम्युनिटी के लोगों को मदद करने में लग जाते हैं, ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट वो कहाँ से करते हैं, तो जो हर्बल वाली जो बुक्स जो उन्होंने पढ़ी थी आनंद पांडे के पास, उनसे जो इनको नॉलेज हुआ था वहाँ से वो अपने कम्युनिटी की ट्रीटमेंट कर रहे थे। इसका असर क्या हुआ कि अपने कम्युनिटी के बीच में इनका जो प्लेस था, जो स्थान था, ठीक है, जो हाई रिगार्ड्स में वो लोग इनके जेल जाने से पहले रखते थे, वो फिर से
प्रोमिनेंस में आ गया। ठीक है, मुंडास जो है वो फिर से जो है एक डेडली रिवोल्ट के लिए जो है तैयार होना शुरू कर दिए अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, पिछले गलतियों से इन्होंने सबक लिया और ये जो अपनी मीटिंग्स थे वो सीक्रेट में बुलाते थे। ठीक है, सीक्रेट में कहा, डोम्बारी गुरु या सेल रकीब। ठीक है, ये हिल टॉप पे ये डोम्बारी गुरु सेल या सेल रकीब जो आप बोल लो। ठीक है, यहाँ पे इनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती थी। अब ये देखो, ये डोम्बारी गुरु और सेल रकीब जो है ये 7th जेपीएससी के पीटी क्वेश्चन में, पीटी एग्जाम में आया हुआ है। डोम्बारी गुरु किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? ठीक है, यहां से देखिए आपका प्रीलिम्स का भी जो है वो कवर हो जा रहा है। ठीक है, अब मुंडा के टारगेट कौन थे इस बार? बिरसा मुंडा मूवमेंट जो हुआ था सेकेंड फेज ये अब चल रहा है, तो इसके टारगेट कौन थे? ठीक है, फिर से वही मनी लेंडर्स, उसके बाद आपके हो गए जमींदार्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी थे, यही सब टारगेट थे उनके फिर से। ठीक है, और जो बाहर से आए थे, ठीक है, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मुंडा कम्युनिटी जो है वो दिकूज आउटसाइडर्स को बोलती है, यानी कि जो बाहर से आए थे वो सब के सब दिकूज है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाहर से आने वाले गरीब तबके के जो लोग थे, ठीक है, जैसे कि वर्कर्स, आर्टिशियंस, वीवर्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स, ये सब को टारगेट नहीं किया इस मूवमेंट में। ठीक है, the movement took a violent form. It broke out as scheduled on Christmas Eve, 24 December 1899. It was directed against landlords, contractors, police and government officials. अब आप देखिए यहाँ पे 24 दिसंबर 1899 ये सेकेंड फेज जो है इसका डेट रखा गया था लॉन्च ऑफ द मूवमेंट। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, इस डेट को आप अगर देखिए 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। ठीक है, 24 दिसंबर के मिडनाइट को ये जो है ये प्री प्लान था ये अटैक। आप सोचिए ये कितना बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है, ये डिनोट करने के लिए कि हेट्रेड अगेंस्ट ईआईसी मिशनरीज, जो कि मोस्टली क्या थे, क्रिश्चियंस थे। ठीक है, देखिए अब जो आपका पूछता है रिलीजियस वाला जो टोन है, देखिए यहां फिर से आपका एक रिलीजियस एंगल आ गया। ठीक है, 11 जेपीएससी में जो रिलीजियस आइटम पूछा था, गॉट एक्सप्रेस्ड इन रिलीजियस आइटम्स, देखिए यहां पे फिर से आपका रिलीजियस आइटम आ गया। ठीक है, Besides shouted, "Chop the black, chop the white Christians." Soon the movement had become general. Chop the black, chop the white Christians. क्रिश्चियन चाहे ब्लैक हो या वाइट हो, काटिए इनको। ये बिरसाइट्स कहते थे। बिरसाइट्स कौन? बिरसा मुंडा के फॉलोअर। ठीक है, रिलीजियस आइटम्स देखते जाइए।
सून द गवर्नमेंट स्टार्टेड काउंटर ऑफेंसिव, ठीक है। अब जब इतना बड़ा ये कांड कर रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स स्टार्ट किया। बीट एंड सर्च ऑपरेशंस जो है इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, बिरसा मुंडा को अरेस्ट करने के लिए। बिरसा मुंडा जो है वो 26 जनवरी 1900 को, सॉरी, बिरसा मुंडा को पुलिस अरेस्ट करती है 3 फरवरी 1900, ठीक है। He suffered from illness, cholera and weakness, died of chronic dysentery on 9 January 1900. The arrested Mundas were tried in a ruthless manner. 9 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा का डेथ हो जाता है जेल में अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। बताया जाता है कि इनको कोलरा हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू क्वेश्चन के से हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसकी वजह से डेथ हुआ था? ड्यू टू कोलरा। कब मरे थे? ठीक है, ये दो चीज जो है याद रखने लायक है। और इस तरह से जो है बिरसा मुंडा मूवमेंट का जो है वो खात्मा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। Authorities felt the need to prepare the land records so that they could safeguard the tribal interest. The government conducted surveys and settlement operations for the tribals between 1902 and 1910. For achieving this purpose, it decided to abolish the compulsory बेगार system, ठीक है। जो बैट बेगारी सिस्टम जो था, यानी कि फोर्स्ड लेबर, इसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। ये क्या है बेसिकली? एज द नेम सजेस्ट, फोर्स्ड लेबर। जब मुंडा कम्युनिटी जो है अपने लैंड से जब बेदखल हुए तो उनको जो है काम करने के लिए जो जमींदार जो है वो या तो लो वेजेस या नो वेजेस, या तो कम वेतन पे, सॉरी कम तनख्वाह पे, या कोई भी उनको जो है मेहनत का जो है उनको भुगतान नहीं किया जाता था। ये था बैट बेगारी सिस्टम। इसको जो है बिरसा मुंडा मूवमेंट के बाद अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि ये एक मेजर कॉज है रिजेंटमेंट का, तो इसको हटा दिया उन्होंने। पास द टेनेंसी एक्ट ऑफ 1903। टेनेंसी एक्ट ऑफ 1903 इसको पास किया, ठीक है। अब ये क्या हुआ इस एक्ट से? मुंडारी खुट कट्टीदारी सिस्टम जो है ये फिर से स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तीसरा जो काम हुआ वो सीएनटी एक्ट। ये कब लागू हुआ? 15 नवंबर 1908। आप देखिए 7 जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, सीएनटी एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो 15 नवंबर 1908।
बिरसा जो है वो एक लीजेंड के तरह स्टैब्लिश हो गए कमिंग जनरेशन के लिए, ठीक है, और इंस्पायर्ड द फ्यूचर सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स। ये मूवमेंट जो है आपका जो है ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द ट्राइबल्स में कंट्रीब्यूट किया। द बिरसाइट्स ऑफ द थर्सडे स्कूल एंड ताना भगत प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इन द 1920s, ठीक है। ये ताना भगत जो है और जो बिरसाइट्स जो थे थर्सडे स्कूल में के, इन्होंने कंबाइंड या कलेक्टिवली आप जो बोल लो, ठीक है, फर्दर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रिसेंटली 2021 में हमारे मोदी गवर्नमेंट ने जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे डिक्लेयर किया गया है। ये 15 नवंबर को हम लोग जो है अब जनजातीय गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। Birsa's name was evoked by the INC and Forward Bloc to enlist the support of Birsites in the national movement. Both Congress and Forward Bloc observed Birsa Day in 1940, ठीक है। कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टैब्लिश किया था, दोनों ने बिरसा मुंडा मूवमेंट का जो है वो जिक्र किया और 1940 में बिरसा मुंडा मूवमेंट के लिगेसी को इवोक करके सपोर्ट मांगा ट्राइबल कम्युनिटी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट। अब ये जो है कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है, ये देख लीजिए। WH ग्रिमली जो है, जो कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर जो है, ठीक है, वो अपने रिपोर्ट में ऑन द बिरसा मुंडा अपराइजिंग मेंशंस इन 1895 में जो फर्स्ट फेज ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट था, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि ये अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि बिरसा ने अपने आप को एक मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किया और उन्होंने लोगों से बोला, ठीक है, कि उनको भगवान ने भेजा है ये बताने के लिए लोगों को कि एक जलजला आने वाला है और उसमें ना सिर्फ लोग जो है, ठीक है, ये जो खेती बाड़ी जो परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो हो रहा था वो रुकेगा, बल्कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये उखाड़ के फेंक देगी। स्वपन दास गुप्ता लिखते हैं, टू द आदिवासीज द लॉस ऑफ लैंड वाज नॉट मियरली ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक डिप्रिवेशन बट एन अफ्रॉन्ट टू देयर डिग्निटी, देयर इज्जत, ए थीम रेकरेंट इन सब एल्टन परसेप्शन। ये सब एल्टन का मतलब होता है हिस्ट्री जो होता है, ठीक है, ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं होता है, सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए नहीं होता है। सब एल्टन में हम लोग वैसे सेक्शंस को देखते हैं जिनको हम लोग वीकर या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बोलते हैं आज के डेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, दलित्स, ठीक है। सब हेल्टन हिस्टोग्राफी जो है ये इसके ऊपर फोकस करता है। तो उन्होंने क्या कहा, आदिवासी के लिए जो लॉस ऑफ लैंड है, जो जमीन से जो वो हाथ धो चुके थे, ये इनके लिए बस एक इकोनॉमिक डिप्रिवेशन नहीं था, ठीक है, बल्कि क्या था, एक डायरेक्ट अटैक था उनके डिग्निटी के ऊपर, उनके इज्जत के ऊपर। जो ये जो थीम जो है ये सब एल्टन हिस्टोग्राफी में जो है ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा बिरसा मुंडा मूवमेंट का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। और अब आप देखिएगा कि आप इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब के सब सॉल्व कर लीजिएगा और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जेपीएससी में आप
सबको सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं अभी, आफ्टर बिरसा मुंडा's movement the struggle of tribals of Jharkhand gave up its militant and violent methodology and took constitutional and peaceful cause. How far do you agree with this statement? देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पोस्ट बिरसा मुंडा मूवमेंट जो वायलेंट, ठीक है, जो वायलेंट और मिलिटेंट मेथोडोलॉजी जो अपनाया गया था, ठीक है, वो टोन डाउन हो गया किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल कॉज में। ठीक है, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखिए, ये बात कुछ हद तक तो सही है कि बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है ये वायलेंट एंड मिलिटेंट था, और ठीक है, इसके बाद जो आपका जो भी मूवमेंट हुआ बेसिकली एक ताना भगत मूवमेंट है, ठीक है, जो कि 1914 में शुरू हुआ था। इसका जो नेचर था वो कंप्लीटली नॉन वायलेंट था, और इसी वजह से गांधी जी जो थे ताना भगत को लाइक करते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पहले बिरसा मुंडा के मूवमेंट के बारे में बात करना है, उनका कॉन्टेक्स्ट दिखाना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये जो है आपका वायलेंट एंड मिलिटेंट हुआ था। ठीक है, उस समय लोगों के जमीन छीने जा रहे थे, उनका हक छीना जा रहा था, ठीक है, उनको हर जगह से बेदखल किया जा रहा था, बैठ बेगारी था, फोर्स लेबर वाला सिस्टम था। इस कंडीशन में इनके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन पोस्ट बिरसा मूवमेंट जो हुआ, आपने देखा कि इस चीज को समझा कि बिरसा मतलब सॉरी ट्राइबल कम्युनिटी का जो ग्रीवांसेस है वो क्या है, और इसके ऊपर उन्होंने काम किया, और CNT एक्ट जो है वो पास किया, मुंडारी खुट कट्टीदारी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, और बैठ बेगारी सिस्टम को जो है वो वापस से इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये फर्दर जो एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, इनके राइट्स में जो एडवांसमेंट हुआ, ये आपका एक पहला पॉइंट हो गया कि उस समय का सिनेरियो और पोस्ट बिरसा मुंडा मूवमेंट का जो सिनेरियो वो अलग था। दूसरा, जब बिरसा मुंडा मूवमेंट हुआ था उस समय जो था हमारा नेशनल मूवमेंट जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट रोल में नहीं था। उस समय मॉडरेट्स के लीडरशिप में लड़ा जाता था, प्रेयर्स पिटिशंस वाला, उतना ज्यादा कुछ इफेक्टिव होता नहीं था। बट जब आप देखोगे कि ताना भगत मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था 1914 में, ठीक है, गांधी जी का बहुत ज्यादा रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और गांधी जी का जो मूल मंत्र था नॉन वायलेंस, उसका असर आपको दिखेगा आने वाले मूवमेंट्स पे, जिन ताना भगत मूवमेंट के रूप में। यही आपको लिखना था इस आंसर में, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चारों आंसर जो है वो हम लोग जो ये है आंसर कर चुके हैं, उसका फॉर्मेट भी देख चुके हैं हम लोग। बाकी आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग इस कंटेंट के साथ जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।